वो कहता है कि अपनी सिस्टर के साथ हैप्पीली रहो और फिर गायब हो जाता है। उसी वक्त बाहर खड़ा मास्क्ड मैन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही पल एक हाथ उसकी कर्स मैजिक तोड़ देता है और इल्यूजन शीशे की तरह टूट जाता है। साले कमीने, मास्क्ड मैन गुस्से में बोलता है। उसको यकीन ही नहीं होता कि कोई उसकी स्लॉथ कर्स को तोड़ सकता है। अब गाउचेन पूरी तरह एड्रियस क्रॉमवेल से सिंक हो चुका है और उसकी कॉम्बैट टैलेंट इनहेरिट कर ली है। असल में स्लॉथ कर्स सिर्फ लोगों के मन की कमजोरी को जगाने का ट्रिक था, या फिर कहो कि कास्टर की एबिलिटी ही बहुत वीक थी। ये सुनकर मास्क्ड मैन गुस्से से पागल हो जाता है और तुरंत एक काला भाला छोड़ता है, लेकिन मैं आराम से डॉज कर देता हूं। मेरी स्पेशल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बैरियर अब मुझ पर असर नहीं करता। वो बार बार हमला करता है, लेकिन मैं आसानी से बच जाता हूं। उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, लेकिन नेक्रोमैंसी के बिना उसको संभालना मुश्किल है। यहां नेक्रोमैंटिक मैजिक यूज नहीं कर सकता। मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां कोई देख न पाए, इसलिए मैं भागकर एक छोटी सी गली में चला जाता हूं। अब मास्क्ड मैन मेरे आइडेंटिटी पर शक करने लगता है। तू जल्द ही जान जाएगा कौन हूं मैं, ये सोचकर मैं स्केलेटन समनिंग शुरू करता हूं। आसपास 25 डेड बॉडीज डिटेक्ट होती हैं, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ कम होने की वजह से सिर्फ 9 स्केलेटन समन होते हैं। जमीन से स्केलेटन्स उठकर बाहर आते हैं। ये देख, मास्क्ड मैन शॉक हो जाता है। क्या तू नेक्रोमैंसर है? क्या चर्च को पहले से सब पता चल गया? वो शक से पूछता है। ये सुनकर मुझे भी डाउट होता है कि कुछ गड़बड़ है, पर यह मेरे लिए अच्छा मौका है उससे सच उगलवाने का। मैं चर्च के नाम पर स्लॉथ फ्रैगमेंट रिक्लेम करने की बात करता हूं, लेकिन वो मेरी स्केलेटन आर्मी से डरता नहीं और फिर हमला कर देता है। जल्दी ही वो सारे स्केलेटन्स को खत्म कर देता है और उसकी अटैक सीधा मेरी तरफ आता है। मैं तुरंत अर्थ शील्ड कास्ट करता हूं, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। जैसे ही उसे मेरी नजर नहीं मिलती, मैं सीक्रेटली नारवीसी स्केलेटन समन कर देता हूं। मास्क्ड मैन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे पेटी ट्रिक्स ही आते हैं, लेकिन नारवीसी तलवार उठाकर इतनी जोर से हमला करता है कि उसकी दीवार भी टूट जाती है और उसका डार्क स्पीयर भी चकनाचूर हो जाता है। ये देख मास्क्ड मैन भी चौंक जाता है। अब वो कंट्रोल खो देता है और स्लॉथ फ्रैगमेंट सैक्रिफाइस कर देता है। उसके हाथों में फ्रैगमेंट देखते ही मुझे खतरे का एहसास होता है। फ्रैगमेंट एक किताब का रूप ले लेता है और उससे उसकी मैजिक बहुत बढ़ जाती है। काले हाथ जमीन से उठते हैं और हालात मेरे खिलाफ हो जाते हैं। वो चिल्लाता है, तूने मेरी प्लान खराब की, अब तुझे मरना ही पड़ेगा। उसके अटैक की स्पीड मेरी लिमिट में है, लेकिन करीब जाकर उसे खत्म करना मेरे लिए मुश्किल है। ये काम सिर्फ नारवीसी स्केलेटन कर सकता है। वो बार बार मुझ पर हमला करता है और ज्यादातर अटैक मुझ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके एक ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर मैं नारवीसी स्केलेटन के पीछे रोल कर जाता हूं और उसे सपोर्ट देता हूं। स्मोक फेड होने तक मैं खुद भी घायल हो जाता हूं। मास्क्ड मैन खुश होकर कहता है, तूने अपना स्केलेटन खो दिया, अब तुझे भी उसके पास भेज दूंगा। लेकिन तभी पीछे से नारवीसी आ जाता है और उसकी तलवार की चमक मास्क को चीर देती है। आखिरकार मैं जीत जाता हूं। जब मास्क्ड मैन गिर जाता है, तब मुझे पता चलता है कि वो असल में बटलर बोरालिक था। अब शक है कि बैरन भी इसमें शामिल था। मैं जमीन से स्लॉथ फ्रैगमेंट उठा लेता हूं और उसी समय एट्रीब्यूट एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट आता है, रेवलेशन चैप्टर 7, स्लॉथ मैजिक रिकवरी रेट 320%। अब दिक्कत यह है कि इस चीज को संभालूं कैसे? इसे साथ लेकर घूम नहीं सकता। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं पीछे खड़े नारवीसी की तरफ देखता हूं और सोचता हूं कि फिलहाल यही इसको समनिंग स्पेस में वापस ले जाए। जब सब सेटल हो जाएगा तब मैं इसे स्टडी करूंगा। अभी भी विवियन स्लॉथ कर्स में फंसी हुई है। ये बात मुझे क्यूरियस करती है, क्योंकि कास्टर तो मर चुका है, तो कर्स खत्म होना चाहिए था। अगर वो पागल औरत हमेशा के लिए इसमें फंसी रहती तो मुझे बहुत मजा आता। लेकिन अगर मैं अकेला वापस जाता हूं तो सब लोग पूछेंगे कि मैं कैसे बच गया। अकेडमी अगर मेरी जांच करने लगी तो बहुत मुश्किल होगी। तो चलो इसे खुद तोड़कर देखते हैं। जैसे ही मैं मैजिक को छूता हूं, मैं अंदर खींच लिया जाता हूं। अंदर पहुंचकर मुझे छोटी उम्र की विवियन दिखती है। मुझे देखकर वो घबरा जाती है। सच में मैंने नहीं सोचा था कि छोटी विवियन इतनी टिमिड होगी। मैं एक चेयर पर बैठ जाता हूं और उससे बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये ड्रीम वर्ल्ड है तो वो मुझे देख नहीं सकती। वो बहुत नर्वस और डरी हुई है। उसको डराने से बचने के लिए मैं तुरंत खुद को एक स्पिरिट बताता हूं जो हेवन से भेजा गया है। ये सुनकर वो थोड़ा काम हो जाती है, लेकिन मैं अचानक सोच में पड़ जाता हूं। यहां आना ठीक है, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं? मैं भी इल्यूजन में फंसा हूं, तो बस उसकी मदद करके इसे तोड़ सकता हूं। अब मैं उसका पास देखता हूं। सबसे पहले वो औरत उसे स्लैप करती है। मेड की बातें सुनकर मुझे पता चलता है कि वो औरत काउंट बेलन की दूसरी वाइफ है। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसका बैकग्राउंड इतना बड़ा होगा। बेलोवन फैमिली, जो फेमस स्वॉर्ड्समैनशिप फैमिली है, उस मास्टर को एक बेटा चाहिए था जो फैमिली इनहेरिट कर सके। लेकिन विवियन की माँ बेटा पैदा नहीं कर पाई और वहीं से उसकी ट्रेजेडी शुरू हुई। उसकी माँ तक उससे नफरत करने लगी और कहने लगी कि इस बेकार बच्चे को पैदा नहीं करना चाहिए था। जब माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया तो घर में कोई उसे प्रोटेक्ट करने वाला नहीं रहा। अकेलेपन और यातना की वजह से उसके अंदर धीरे धीरे पागलपन की सीड उग गई। मुझे अंदाजा हो गया कि समय के साथ ये पागलपन और गहराता जाएगा।
बाद में गेम शुरू होने पर वो पूरे एकेडमी के थर्ड ईयर टीचर्स को मार देती है और सब उसे मैड वुमन बुलाते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी उम्र में उसने इतना कुछ सहा होगा। मैं उसका पास नहीं बदल सकता, लेकिन मैं उसकी मदद कर सकता हूं ताकि वो अपने बुरे यादों पर काबू पा सके। ये सुनकर विवियन रोने लगती है। क्या आप सच में मेरी मदद करने आए हो? वो बार बार पूछती है। मैं उसे बार बार चुप कराने की कोशिश करता हूं क्योंकि मुझे सच में समझ नहीं आता कि बच्चों को कैसे संभालूं। फिर मैं उसे इनकरेज करता हूं और कहता हूं कि उसके अंदर स्वॉर्ड्समैनशिप की टैलेंट है, लेकिन यहां किसी ने नोटिस नहीं किया। वो कभी तलवार छू भी नहीं पाई क्योंकि हमेशा उसे डांटा और मारा गया। मैं उसे कहता हूं कि स्पिरिट कई चीजें देख सकती है और वो मुझ पर भरोसा करे। फिर मैं उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाने की ऑफर देता हूं, लेकिन शर्त रखता हूं कि वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी। मैं उसे ट्रेनिंग मेथड्स और प्रिकॉशन सिखाता हूं। उसकी टैलेंट इतनी जबरदस्त है कि कोचेस तक उसकी तारीफ करते हैं। अब तो हालत यह है कि वो तलवार को अपने हाथ से छोड़ती ही नहीं, यहां तक कि सोते वक्त भी। समय धीरे धीरे गुजरता है और 1 महीना निकल जाता है। एक दिन वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ स्पिरिट को बुलाती है। मैं आ गई हूं, आज भी आप मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप गाइड करेंगे। अब वो पहले जैसी टिमिड और कमजोर लड़की नहीं रही। मैं मुस्कुराता हूं और कहता, चलो शुरू करते हैं। मेरी आवाज सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। समय और तेजी से निकलता है और देखते ही देखते 1 और महीना बीत जाता है। मैं अपनी कॉम्बैट टैलेंट के हिसाब से उसे पूरा गाइडेंस देता हूं, लेकिन असल में वो खुद ही एक जीनियस है। कौन सोच सकता है कि सिर्फ 1 महीने में वो इतनी बेहतरीन स्वॉर्ड्समैनशिप दिखा पाएगी। लेकिन एक दिन ट्रेनिंग खत्म होने पर वो उदास नजर आती है। मैं पूछता हूं, क्या आज की प्रैक्टिस सही नहीं रही? वो सिर हिलाकर मना करती है और कहती है, भले ही कोच मुझे प्रेज करते हैं, लेकिन मैं स्पिरिट को देख क्यों नहीं पाती। ये सुनकर मैं चौंक जाता हूं और सोचता हूं अब क्या करूं। मैंने सोचा शायद मुझे इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन सच कहूं तो विवियन कितनी क्लेवर निकली। क्या मैं अभी भी ठीक से गाइड नहीं कर पा रहा? चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, दूसरों की रिकॉग्निशन नहीं मिलती। क्या सच में कोशिश करना भी बेकार है? तभी काउंट बालोकिन आता है क्योंकि उसने इस समय में विवियन की ग्रोथ देखी थी। वो उससे स्वॉर्ड्समैनशिप फिर से डेमोन्स्ट्रेट करने को कहता है। ये सुनकर विवियन थोड़ी घबरा जाती है। क्या मैं सच में कर पाऊंगी? लेकिन फिर वो तलवार उठाती है और वैसा ही प्रैक्टिस करती है जैसा मैंने सिखाया था। प्रैक्टिस खत्म होने पर विवियन बहुत नर्वस होती है, लेकिन इस बार उसके फादर ने डांटा नहीं बल्कि कहा, तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप बहुत अच्छी है, तुम एक क्वालिफाइड स्वॉर्ड्समैनशिप जीनियस हो। पहली बार विवियन को अपने पिता की तारीफ मिलती है और वो यकीन ही नहीं कर पाती कि ये सपना सच हो रहा है। तभी मुझे महसूस होता है कि कर्स खत्म हो रहा है। स्पेस में दरार बनती है और वो बड़ी उम्र वाली विवियन में बदल जाती है। हालांकि मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, लेकिन अब ड्रीम से जागने का वक्त आ गया है। दरअसल वो पहले से ही समझ चुकी थी। विवियन मुझे धन्यवाद देती है कि मैंने उसकी राह दिखाई और कहती है कि वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगी। मैं उसका हाथ पकड़कर कहता हूं, हमेशा इस वादे को याद रखना, इस खूबसूरत मेमोरी को संभाल कर रखना। और इल्यूजन टूट जाता है। अब पास्ट को अलविदा कहने का समय है। विवियन, मुझे यकीन है तुम ड्रीम जैसी ही रियल लाइफ में भी अच्छा करोगी। इसके बाद इंस्ट्रक्टर एफी इल्यूजन तोड़कर हमारे पास लौटती है। वो बताती है कि ट्री विलेज इंसिडेंट का मास्टरमाइंड बैरन बॉर्लिक है। फिर वो मुझे आदेश देती है कि बटलर का सिर काटकर बैरन्स मैनर में तुरंत लौटो। इस समय कैप्टन एफी का गुस्सा खतरनाक लगता है क्योंकि क्रिस्टोफर मर चुका है और शॉक गायब है। कोई हैरानी नहीं कि वो इतनी फ्यूरियस है। सीन बदलता है और हम कासल में पहुंचते हैं। गार्ड्स हमें रोकते हैं। एफी गुस्से में एक गार्ड को तुरंत गिरा देती है। वो कहती है, मैं रोडिन अकेडमी की इंस्ट्रक्टर हूं। अगर तुमने हमें रोका तो पूरे कासल के लोग ट्रीजन के आरोप में एग्जीक्यूट कर दिए जाएंगे। फिर वो बटलर का कटा हुआ सिर दिखाती है। अगर डाउट है तो तुम्हारा हाल भी इसका जैसा होगा। ये देखकर सारे गार्ड्स डर जाते हैं। कुछ ही देर में एफी जबरदस्ती दरवाजा तोड़ती है और अंदर का नजारा सबको शॉक कर देता है। बैरन हमें देखकर समझ जाता है कि बटलर फेल हो चुका है। वो कहता है, ये मेरा बेटा आइड है। इसे कई महीने पहले बीमारी से मर जाना चाहिए था। मैंने डॉक्टर्स को बहुत ढूंढा, लेकिन फिर रोप पहने कुछ लोग आए और मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ कर डाला। लेकिन अब उसका बेटा भयानक हालत में है। बैरन जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोता है। मुझे समझ आता है कि उसने डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया, लेकिन एफी को उसकी कहानी सुनने का टाइम नहीं है। वो आगे बढ़कर काउंट को लात मारकर कई मीटर दूर गिरा देती है और चिल्लाती है, जो लोग मारे गए उनका हिसाब कौन देगा। फिर गार्ड्स को आदेश देती है कि इंपीरियल इन्वेस्टिगेशन सोसाइटी को बुलाओ और इस इनह्यूमन चीज को घसीटकर बाहर निकालो। मैं चुपके से मैजिक इकट्ठा करता हूं और मौका मिलते ही उस मॉन्स्टर पर सीधा वार करके उसे मार देता हूं। बैरन सिर्फ अपने बेटे की लाश पकड़कर रोता रह जाता है। एफी गुस्से में पूछती है, तुमने अपनी मर्जी से क्यों एक्ट किया? मैं उसे याद दिलाता हूं कि डार्क मैजिक से पैदा हुए क्रीचर्स को तुरंत मारना जरूरी है। अगर बैरन उसे कंट्रोल कर लेता तो हम सबकी जान जा सकती थी। फिर बैरन को इंपीरियल सर्च टीम पकड़कर ले जाती है। उसके बाद जब हम अकेडमी लौटते हैं तो विवियन और मुझे टेस्टिमनी देनी पड़ती है। साफ है कि उसने डार्क मेजेस से हाथ मिलाया था, लेकिन हमने मिशन में जो भी हुआ सब डिटेल में बताया। टेस्टिमनी देने के बाद हम बाहर आते हैं।
मैं सोचता हूं कि अगर सच में उसका डार्क मैजिक से कनेक्शन था तो बैरन बोरालिक का अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसे मुझे थैंक करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उसके बेटे को न मारा होता तो वो मैड मेजर्स का एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बन जाता और सच में एक हेलिश मौत मरता। उसके लिए यह सबसे बेटर रिलीज था। तभी विवियन मुझे बीच में रोक देती है। रिट ने तो पहले ही सब प्रिडिक्ट किया था। क्या आपने बैरन सन को इसलिए मारा क्योंकि जिंदा रहने पर उसे और भी दर्द झेलना पड़ता? मैंने बस प्रिटेंड किया कि मुझे कुछ पता नहीं। मैंने पूछा, तुम मुझे स्पिरिट क्यों बुला रहे हो? विवियन थोड़ी कंफ्यूज होकर बोली, तुम्हारी आवाज बिल्कुल सेम है। तभी लूसिया बीच में बोल पड़ी, इंस्ट्रक्टर एफी स्क्वाड ने डार्क मेज को एलिमिनेट कर दिया है, तो उन्हें परफेक्ट स्कोर मिला और एम्पायर से स्पेशल कमेंडेशन भी। अब तुम फेमस हो गए, लेकिन मैं तो बस पीसफुल लाइफ चाहता हूं। ज्यादा फेमस होना मेरे लिए अच्छा नहीं। जैसे ही प्राइज मनी की बात हुई, ये छोटी ग्लटन सीधा उछल पड़ी और बोली, तुम्हें मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। मैंने उसे याद दिलाया कि ये रिवॉर्ड सिर्फ मेरा नहीं है। तभी उसे नोटिस हुआ कि आसपास और लोग भी हैं। उसने विवियन को इंट्रोड्यूस किया, जो बेलकार नाइट एकेडमी की 3rd ईयर स्टूडेंट है। वैसे भी अब तुम्हारे पास पैसे हैं, तो चलो ग्रुप मील करते हैं और हमारी सक्सेसफुल पोशन क्रिएशन सेलिब्रेट करते हैं। फिर बोली, कल मैजिक टावर पर मिलते हैं। नेक्स्ट डे का टाइम आता है। मैं किसी को अपनी पीठ पर उठाकर स्टैगर करते हुए चल रहा हूं। कल हमने डिसाइड किया था कि लेट नहीं होंगे और मैंने एक लड़की की बातों पर ट्रस्ट कर लिया। अभी भी लूसिया सो रही है। उसकी फिजिकल कंडीशन यही है, वो रोज ऐसे ही नींद में चली जाती है। अगर मेडिसिन न मिले तो एक दिन नींद में ही मर जाएगी। थोड़ी देर में हम एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। असिस्टेंट ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। मैजिक टावर का इंटीरियर अलग अलग ट्विस्टेड स्पेसेस जैसा है, थोड़ा स्टीमपंक वाइब। तभी लूसिया पूछती है, मेरा और विवियन का क्या रिलेशन है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, शायद टीममेट्स। पर यह अजीब सवाल क्यों पूछ रही है? तभी अचानक एक आवाज बीच में आ जाती है, 2 एरोगेंट लड़के, बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो। तभी एक आदमी ईगल की तरह हमारी तरफ स्वूप करता है। उसकी सेक्रेड ऑरा चारों तरफ फैलती है। वो है रॉडलिन मैजिक टावर मास्टर बार्टल लेवन। वो हमें ध्यान से देखता है। उसका बेटा भी उसी की तरह स्टूपिड फेस लिए हुए है। बार्ट लेवन एल्विन फैमिली का हेड है और करंट रॉडलिन मैजिक टावर मास्टर भी। टावर मास्टर खुद सामने आ गया। ये कैसी हवा चल रही है? और उसकी पहले की मॉकरी क्लियरली प्रोवोक करने वाली थी, सच में इरिटेट कर गई। वो लूसिया के फादर को भी जानता है। बोला, हॉलिंगटन की अच्छी बेटी है, अब से ये मैटर मैं संभालूंगा। फिर उससे मैजिकल पावर निकलती है। वो टेलीपोर्टेशन मैजिक है। इतनी कॉम्प्लेक्स मैजिक यूज करने के लिए बहुत कठिन स्पेशल मैजिक स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ती हैं। पूरे गेम में बहुत कम लोग ही ये कर सकते हैं। अगले ही पल हम रिव्यू हॉल में पहुंच गए। एग्जामिनर ने टावर मास्टर को देखा तो खुद भी शॉक्ड रह गया। बार्ट ने सिचुएशन पूछी और पता चला कि एफिकेसी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बस प्रोडक्शन मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। एल्विन आगे बढ़कर एक बॉटल उठाता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टावर मास्टर खुद पोशन ट्राई करेगा। उसने इंग्रेडिएंट्स गिनना शुरू किया, मोहरिन लीव्स, टैड ट्री एक्सट्रैक्ट, जहाज फ्रूट, पियानो मशरूम्स। तो अब बचा सोल सिल्क एसेंस और मैथरोटा रूट बाक। फिर वो लूसिया की तरफ मुड़ा और बोला, तुम्हारे बारे में रूमर्स सुने थे, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी यंग लड़की ऐसा पोशन बना सकती है। फिर बोला कि इन्हें पास कर दो, लेकिन क्रॉमवेल का लड़का यहाँ क्यों है? ये सुनकर मुझे तुरंत प्रॉब्लम फील हुई। ये चालाक बूढ़ा आदमी मान ही नहीं रहा कि फॉर्मूला में मेरा एफर्ट भी है। सब कुछ पेपर पर लिखा देख वो डाउट में पड़ गया। तभी लूसिया खड़ी हुई और बोली, उसके बिना ये पोशन कभी सक्सेसफुल नहीं होता। मोस्ट ऑफ द वर्क उसने किया है, मैंने तो बस थोड़ी मदद की। फिर भी बार्ट पूरा बिलीव नहीं करता। बोला, चलो तुम्हारी एबिलिटी देखता हूं। उसने उंगलियां स्नैप की और अगले ही सेकंड हम पोशन लैबोरेटरी सीन में थे। उसने कहा, एक्शन ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। मैं आगे बढ़ा और सारे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स देखने लगा। अगर ऐसे टूल्स यूज करूं जो पहले कभी यूज नहीं किए तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए वही यूज करना बेटर है जो मैं रेगुलरली यूज करता हूं। 5 मिनट बाद जब बार्ट ने फिर से पोशन पिया तो उसने मान लिया कि मैं सक्सेसफुली पोशन बना सकता हूं, लेकिन उसमें कुछ छोटी प्रॉब्लम्स अब भी थीं। उसने पूछा, सोल सिल्क एक्सट्रैक्ट क्यों ऐड किया? ये चालाक बूढ़ा लोमड़ी अभी भी वही है। मैंने समझाया कि सोल सिल्क एक्सट्रैक्ट यूज करने से साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, क्योंकि जब बाकी मेडिसिन मिक्स होती हैं तो साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। इसी वजह से ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। तभी उसने मुझे बीच में रोका और अपनी आंखों से कपड़ा हटा दिया। बोला, कई साल हो गए मुझे तुम्हें देखे, लेकिन जो लड़का मैं जानता था वो इतना एक्सीलेंट कभी नहीं हो सकता। तुम असल में हो कौन? उसकी नजर इतनी शार्प थी जैसे सब कुछ आर पार देख ले और सीधा सोल पर चोट करे। सब लोग भी पजल थे, लेकिन ये सब मेरे एक्सपेक्टेशंस के अंदर था। गेम में भी वो बहुत मेटिकुलस कैरेक्टर है, लेकिन चाहे तुम्हारी नजर ईगल जैसी क्यों ना हो, मेरी असली आइडेंटिटी नहीं देख सकते। मैंने थोड़ा कंटेम्प्ट के साथ बोला, मजाक कर रहे हो लॉर्ड एल्विन, मैं हूं एड्रियस क्रॉमवेल, वही बग जिसे तुम मजाक उड़ाते थे। ये सुनकर वो भी स्टंप हो गया। बोला, लगता है ये लड़का अब इंटरेस्टिंग इंसान बन गया है। फिर उसने मुझे एक बेट दी, अगर तुम इस साल के अंदर एक नया पोशन बना पाए तो मैं क्रॉमवेल फैमिली के सारे डेट्स माफ कर दूंगा और अपनी पावर में से एक विश पूरी कर दूंगा, लेकिन अगर फेल हुए तो तुम्हें रॉडरी एकेडमी छोड़ना होगा।
लग रहा है वो अभी भी क्रॉमवेल फैमिली की हेल्प करना चाहता है। मैंने कहा मैं ये बेट एक्सेप्ट करता हूं। क्रॉमवेल फैमिली का हेयर होने के नाते मैं ऐसे प्रपोजल को मना नहीं कर सकता। उसने हंसकर कहा, बहुत एरोगेंट हो, लेकिन देखना है तुम कर पाओगे या नहीं। एड्रियस की ग्रोथ देखकर उसे अपने पुराने दोस्त की शैडो नजर आई। वो सच में चाहता था कि मैं मिरेकल क्रिएट करूं। आखिर में बोला, आई विश यू सक्सेस। दूसरी तरफ जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, वैम्पायर का बॉडी फाइनली मूव करने लगा। उसने अपने अंदर की पावर को महसूस किया और खुद भी पजल थी। उसने बस हाथ हिलाया और सीधा उस केज को तोड़ दिया जिससे वो पहले कभी निकल नहीं पाई थी। ये पावर उसके पास पहले कभी नहीं थी। अगर कारण ढूंढे तो बस उस आदमी की ओथ थी। अब वो आदमी उसे इंटरेस्टिंग लगने लगा। सोचा कि ये किस तरह की एबिलिटी रखता है। फिर बोली, चलो देखते हैं एड्रियस, क्या मैं तुम्हें किल कर सकती हूँ। पोशन वाला मैटर खत्म होने के बाद मुझे अब पैसे की टेंशन नहीं है। अब मुझे ट्रेनिंग पे फोकस करना है। अभी बिगेस्ट प्रॉब्लम है स्लॉथ फ्रैगमेंट। कितनी भी कोशिश करता हूं कोई फायदा नजर नहीं आता। फ्यूचर के लिए सेव करने से अच्छा है अभी उसे एक्सचेंज करके कुछ काम का लेना। इसके लिए मुझे करे का उस करना पड़ेगा। एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं, अब उसे रिपोर्ट करने का टाइम है। करे के रेजिडेंस की तरफ जाते हुए मुझे वेगली लगा कुछ गड़बड़ है। हमेशा लगता रहा कोई मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन चारों तरफ देखा तो कुछ सस्पिशियस नहीं दिखा। सोचा शायद हेलुसिनेशन हो, लेकिन सिक्स्थ सेंस अक्सर सही होती है, क्योंकि सच में कोई मुझे देख रहा था। एंजेला ने ग्रिन करते हुए कहा, मिल गया तू। सीन शिफ्ट हुआ और मैं करे के रूम में था। करे को पहले से मेरी एक्सप्लॉइट्स पता थे, क्योंकि एकेडमी में यही हॉटेस्ट टॉपिक था। उसके हाथ में पोशन देखकर वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये मेरा रिसर्च है। उसने कहा, तो तुम इतने दिनों से मुझसे छुपकर सीक्रेट रिसर्च कर रहे थे, अब खुद को एक्सीलेंट स्टूडेंट दिखा रहे हो। मैंने तुरंत कहा कि ये सब लूसिया की क्रेडिट है, मैंने बस उसका फायदा उठाया। करे बुकशेल्फ तक गया और एक मैकेनिज्म खोला। उसका मूड बहुत खराब था। वो काफी नैरो माइंडेड इंसान है और छोटी बातों पर ग्रजेस रख लेता है। इसलिए मुझे समझ आया कि आज इस टॉपिक को उठाना सेफ नहीं। जब उसका मूड खराब हो तो बात करना डेंजरस है, कभी भी मार भी सकता है। तो चलो वैम्पायर की हालत चेक कर लें। हम दोनों बेसमेंट में पहुंचे और सामने का सीन देखकर कैरन स्टन रह गया। पूरा लैबोरेटरी शैटर्ड था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो क्या देख रहा है। लेकिन मेरी नजर में वैम्पायर सक्सेसफुली इवॉल्व हो चुकी थी। करें आगे बढ़कर चेक करने लगा। तभी वो गुस्से से चेन्स पकड़कर बोला, डैम इट। फिर मुझसे पूछा, क्या तुमने एंजेला की रिस्ट्रेंट्स के साथ कुछ किया है। मैंने कहा, मैं अपनी जान बहुत प्यारी समझता हूं, ऐसे मॉन्स्टर के पास क्यों जाता। लेकिन असलियत तो ये थी कि ये सब मैंने ही किया था, और करें का एग्जास्परेटेड फेस देखकर मुझे मजा आ रहा था। सच में डिजर्व करता था वो। करें गुस्से में जोर से चिल्लाया और बेसमेंट में उसकी आवाज गूंज गई। सीन शिफ्ट हुआ और मैं स्ट्रीट पर आ गया। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लेट हो जाएगा। स्लॉथ फ्रैगमेंट को अब किसी और दिन स्टडी करना पड़ेगा। तभी ऊपर से एक बाल धीरे धीरे गिरा और एक ठंडी आवाज आई, एड्रियस। ये सुनते ही मैं भी चौंक गया। डैम इट, क्या वो जानबूझकर यहां छुपकर मेरा इंतजार कर रही थी। एंजेला ने अपने शार्प नेल से मेरा चिन उठाया और क्यूरियोसिटी से बोली, मुझे करंट सिचुएशन समझाओ, तुमने कौन सा मेथड यूज किया। मैंने कहा, तो अब क्या करना चाहती हो। मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा किया था तुम्हें बाहर निकालने का। तुम्हें फैमिली ओथ तोड़ने की कीमत पता है, और तुम वैम्पायर हो ये किसी और से ज्यादा अच्छे से जानती हो। लेकिन फिर भी वो पूछना चाहती थी। उसने कहा, चाहे जितना भी ट्राई कर लूं, अपनी पावर से रिस्ट्रेंट्स तोड़ नहीं सकती थी, इसलिए दूसरा मेथड यूज किया। एंजेला मेरी मेथड जानने के लिए बार बार दबाव डाल रही थी। तभी उसने मुझसे एक अजीब सी खुशबू फील की और शॉक्ड रह गई। वो ऑरा ऐसा था जैसे खुद सिन की खुशबू हो। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी डिलाइट आई और वो हंसने लगी। बोली, अगर ऐसा है तो सब समझ में आता है। फिर वो हंसते हुए बोली, चीजें अब और इंटरेस्टिंग हो रही हैं। मैं रिएक्शन कर पाता उससे पहले ही उसने मेरा गला पकड़ा और जोर से एक पेड़ पर दे मारा। फिर बोली, कंफर्म तो करना चाहती हूं, लेकिन यहां बहुत सी नजरों के सामने हूं, अभी रोक लेती हूं। लेकिन हम फिर मिलेंगे, और जो पावर तुमने दी है मैं उसका अच्छे से यूज करूंगी। लेकिन मुझे किसी का फेवर लेना पसंद नहीं, इसलिए तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट दूंगी। ज्यादा टेंशन मत लो, बस एक पल के लिए दर्द होगा। आखिर हो सकता है तुम मेरे डेस्टिन्ड अदर हाफ ही हो। सीन शिफ्ट हुआ और एकेडमी में एक नया टॉपिक हेडलाइंस में छा गया। वो था फर्स्ट ईयर मैजिक स्टूडेंट लूशा का रिकवरी पोशन बनाना। किसी को उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऐसा कर पाएगा। अगर लूशा करती तो शायद लोग नॉर्मल मान लेते, लेकिन असली प्रॉब्लम थी एड्रियस। जब डायना ने पहली बार सुना तो उसे लगा ये झूठ है। आखिर वो वही लड़का था जो सर्कमस्टांसिस की शिकायत करता था और फैमिली गिरने के बाद अपनी हालत पर रोता था। सब उसे किंग ऑफ बग्स कहते थे। क्या सच में वो ट्रैश से जीनियस बन गया है? डियाना ने खुद कंफर्म करने का सोचा। दूसरी तरफ लूसिया ने मेरी आउटफिट देखी और पजल्ड हुई। मैंने बहाना बना दिया कि कोल्ड हो गया है। उसने कहा, तुम्हें डॉर्मेट्री जाके रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मेरे लिए अभी क्रेडिट्स अर्न करने का टाइम है। मुझे इनफ क्लासेस अटेंड करनी है ताकि ग्रेजुएट कर सकूं। मैं किसी को अपने नेक पर पड़े स्कार्स नहीं दिखा सकता था। वो जो डेस्टिन कंपेनियन और सेंस की बात कर रही थी मुझे समझ नहीं आया। वैम्पायर ने मुझे बाइट करने के बाद गायब हो गई और अब मैं बर्निंग फील कर रहा था।
क्लास शुरू होने से पहले ही टीचर ने देखा कि मैं पूरा लिपटा हुआ हूं। लेकिन मेज टावर एग्जाम में मेरा पोर्शन पास होने के बाद से वो ऑलरेडी डिससैटिस्फाइड था, क्योंकि मैंने उसके नाम को क्रेडिट में नहीं लिखा था। उसने कहा, अगर तुम बीमार हो तो मैं तुम्हें डॉर्मेट्री जाकर रेस्ट करने की परमिशन दे सकता हूं। मैंने तुरंत खड़े होकर कहा कि अब सहन नहीं हो रहा। मैं निकलने ही वाला था कि उसने मुझे रोका और बोला, तुम हमेशा मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। क्या तुम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो? तभी मुझे समझ आ गया कि ये क्या चाहता है। कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं, लेकिन क्रेडिट में हिस्सा चाहिए। मैंने सोचा अब इसे डिसेंट इंसान बनना सिखाना पड़ेगा। मैंने सबके सामने बोला कि मैं हमेशा प्रोफेसर का आभारी रहा हूं, खासकर उसके मिक्स बी एक्सट्रैक्ट और मैटेरा रूट एसेंस वाले एडवाइस के लिए। लेकिन जैसा उसने कहा था, ये इंग्रेडिएंट्स मिलाने से जो मैंने बनाया वो पोशन नहीं बल्कि सूप था। लेकिन सब देख सकते हैं कि ये सूप कितना डिलीशियस टेस्ट करता है। ये सुनते ही सब शॉक में रह गए। टीचर की इंसल्ट सुनकर वो गुस्से से भर गया। बोला, क्या यही तरीका है स्टूडेंट के बिहेव करने का? लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया और क्लास छोड़ दी। क्या घटिया इंसान है, पहले मुझे नॉन स्टॉप मॉक करता रहा और अब चालाकी करना चाहता है। तभी एक और आवाज आई जिसने सबको रोक दिया। वो थी लूशिया। उसने बोला कि इस पोशन की को क्रिएटर होने के नाते मैं उसके बिहाफ में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इस क्लास में हमने पोशन मेकिंग की बेसिक नॉलेज सीखी थी। मैंने उसी बेसिक नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज किया, और जब हमने खुद अपने कंक्लूजन्स निकाले तो रिसर्च करना और खुद अपने बल पर प्रोग्रेस करना ज्यादा वैल्यूबल है। ये बात सच है, और यही काम तो हमें मेजेस को करना चाहिए ना? या फिर तुम क्रेडिट लेना चाहते हो? प्रोफेसर बॉब बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। सच में बहुत शार्प इंसान है। फिर टीचर ने सिग्नल दिया कि मैं जा सकता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे लिए खड़ी होगी। मैंने सोचा था उसके साथ उलझना मतलब मेरी लाइफ कम करना, लेकिन फिर भी मुझे थैंक्स तो देना ही था लूशिया। उसी वक्त अकेडमी में जो हुआ उसकी खबर रॉयल कोर्ट तक पहुंच गई। वहां एक इंसान था, ड्यूक सिंक्लेयर क्रूजो, मार्शल सिक्योरिटी मिनिस्टर और स्वॉर्ड एनर्जी मास्टर। उसके हाथ में अकेडमी के सारे मेंबर्स की लिस्ट थी। आमतौर पर टैलेंटेड स्टूडेंट्स को एम्पायर अपनी तरफ रिक्रूट करता था। तभी उन्होंने नोटिस किया कि एल्बर्ट की डॉटर ने नया पोशन डेवलप किया है और उसे कमर्शियलाइज भी किया जा सकता है। सिंक्लेयर ने जल्दी से वो पोशन हाथ में उठाया। अगर उसने फर्स्ट ईयर में ये अचीवमेंट कर ली है तो ग्रेजुएशन के बाद उसे रिक्रूट करने के लिए बहुत लोग ट्राई करेंगे। फिर उसने पोशन पी लिया और सिर्फ एक पल में उसका स्टैमिना 80% रिकवर हो गया। वो हैरान रह गया। ये मार्केट में अवेलेबल ड्रग से कई गुना ज्यादा इफेक्टिव था और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं था। अगर इसे कमर्शियलाइज कर दिया जाए तो मार्केट पूरी तरह बदल जाएगी। उसने सोचा, इस स्टूडेंट पर नजर रखनी पड़ेगी, रेयर टैलेंट है। लेकिन उसके असिस्टेंट ने बताया कि ये पोशन को क्रिएटेड था, जिससे ड्यूक क्यूरियस हो गया। जब उसने उस लड़के का नाम देखा तो वो चौंक गया। केन क्रॉमवेल का बेटा? क्या उसमें भी पोशन मेकिंग की टैलेंट है? उसके असिस्टेंट ने एड्रेस की भी जांच की थी। वो देखने में ऐसा नहीं लगता था कि पोशन बना सके। ऊपर से ये रूमर भी था कि उसने लूशिया का फायदा उठाया, तो उसका नाम क्यों जोड़ा गया? और दोनों फैमिलीज के बीच कोई खास रिलेशन भी नहीं था। ड्यूक ने सोचा ये रिलेशन इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। अगर सच में उसमें भी टैलेंट है तो उसे भी रिक्रूट करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ इंपीरियल पैलेस में एम्पायर का एम्परर भी एंड्रेस के बारे में जानता था। ये सोचकर वो बहुत एक्साइटेड हो गया। हालात अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्रॉमवेल फैमिली की बर्बादी उसी की वजह से हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं ऑड्रियाज, तुम अपने पिता से किस तरह अलग हो। सीन शिफ्ट हुआ। आज मैंने लगातार 9,999 बार तलवार घुमाई थी। आखिरी बार तलवार नीचे आते ही आज का 10,000 बार स्वॉर्ड स्विंगिंग का टास्क पूरा हुआ। फिर मैं सीधा जमीन पर गिर पड़ा। भले ही ये सिंपल स्वॉर्ड स्विंग था, लेकिन कंजम्पशन शॉकिंग था। रिकवरी पोशन के बिना तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। रीजेनरेशन पोशन मसल्स को जल्दी रीजेनरेट कर देता था और रिकवरी पोशन थकान दूर कर देता था। स्टैमिना एनहांसमेंट पोशन के साथ कंबाइन करने पर मैं इन्फिनिट ट्रेनिंग प्लान कैरी कर पा रहा था। ये रिस्क था, लेकिन थैंकफुली एवोल्यूशन सफल हो गया। एवोल्यूशन रिजल्ट इतना अच्छा था कि मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। अब मेरे पास वैरायटी ऑफ पोशंस बढ़ गई थी। सक्सेस रेट और प्रोडक्शन स्पीड भी बहुत इंप्रूव हो गई। अब अगर मुझे यूजेबल कॉर्प्सेस और आइटम्स मिल गए तो कॉम्बैट पावर की टेंशन ही नहीं होगी। लेकिन करें यहां नहीं था, इसलिए फिलहाल स्लॉथ फ्रैगमेंट बेच नहीं सकता था। वो हाल ही में बहुत बाहर जा रहा था। शायद डार्क मेजेस कुछ प्लान कर रहे हैं। अगले दिन क्लास में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। तभी बोर्ड पर नोटिस दिखा कि आज की क्लास आउटडोर होगी और टैबलेट लाना जरूरी है। डैम बॉबिन कितना शेमलेस आदमी है। उसे पता है कि मेरे पास टैबलेट नहीं है, फिर भी मेरे खिलाफ प्लान कर रहा है। कौन सा प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के खिलाफ प्लान करता है? मैं जल्दी से वहां पहुंचा। लोकेशन पर गया तो सब बिजी थे। ये किसी एग्जाम जैसा लग रहा था। बॉब ने मुझे देखा और मेरे पास आ गया। जैसे ही मैं पहुंचा तो सबने मुझे ग्रीट किया। तुम लेट हुए ड्रेस, लगता है तुम्हारा रिसर्च वर्क तुम्हें बहुत बिजी रख रहा है। मैंने मन ही मन सोचा, ये आदमी सच में किसी भूत की तरह मेरे पीछे पड़ा है। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, लूसिया ने मेरा हाथ पकड़कर आज का लेक्चर कंटेंट दिखा दिया। बॉब ने अवेकनिंग पोशन डिस्कवर किया था और हमें उसे टेस्ट और एनालाइज करने को कहा। मुझे ये बहुत अजीब लगा। अगर उसने पोशन पहले ही डेवलप कर लिया है तो हमें कंपोनेंट्स एनालाइज करने की जरूरत क्यों?
क्या वो शो ऑफ कर रहा है? फिर वो मेरे पास आकर बोला, अगर तुम हो तो तुम्हें आसानी से पोषण में इस्तेमाल हुए मटीरियल्स और फॉर्मूला रेशियोज एनालाइज कर लेने चाहिए, है ना? ये आदमी क्लियरली मुझे प्रोवोक कर रहा था। अगर तुम जीनियस नहीं हो तो आज सबके सामने तुम्हारा सच सामने आ जाएगा। आज मैं तुम्हारे झूठ एक्सपोज करूंगा एड्रियास। कौन राइजिंग स्टार ऑफ पोषण वर्ल्ड? सच तो यह है कि तुम बस लूसिया की अचीवमेंट्स पर सवार हो। मैंने कंटिन्यूअस एनालिसिस करना शुरू किया और 4 घंटे पलक झपकते ही निकल गए। जब रिजल्ट सामने आए तो सब शॉक्ड रह गए। लूशा 1 घंटा 22 मिनट 16 सेकंड, एड्रियस 2 घंटे 4 मिनट 33 सेकंड। और इन्विजिलेटर ने कंफर्म किया कि चीटिंग नहीं हुई। वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स को यकीन नहीं हुआ। मतलब एड्रियस के पास सच में पोषण मेकिंग की टैलेंट थी। लूशिया ने मजाक में कहा, वेल डन सीनियर। तभी एक भारी आवाज ने सबको रोक दिया। एक फैट आदमी सीधा बॉब की तरफ भागा। तुम क्यों कहते हो कि मैंने जो पोषण बनाया वो तुमने बनाया? उस आदमी को देखते ही बॉबिन के चेहरे पर बेचैनी आ गई और सब स्टूडेंट्स उसे कंफ्यूजन में देखने लगे। स्टूडेंट्स आपस में विस्पर करने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका टीचर ऐसा इंसान हो सकता है। लेकिन मेरे और लूसिया के नजरिए से अगर बात प्रोफेसर बून की है तो 10 में से 9 बार वही गिल्टी होगा। मैंने तुरंत पूछा, सर पोषण कंपोनेंट्स को लेकर मेरा एक सवाल है। लेकिन बॉब ने टालते हुए कहा, अभी टाइम नहीं है, पहले प्रूव करो कि मैंने प्लेजरिज्म नहीं किया। उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। ग्रोव ने तुरंत समझ लिया कि मैजिक टावर के ट्रायल जैसे टेस्ट्स यहां काम कर सकते हैं। अगर तुमने खुद डेवलप किया है तो तुम्हें मटीरियल्स और प्रोसेस आसानी से एक्सप्लेन करने चाहिए। क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है? बॉब काम दिखने की कोशिश कर रहा था। रॉडलैंड एकेडमी का प्रोफेसर अंडर एस्टिमेट मत करो। तब मैंने उससे पूछा, अफ्रीकाना गोल्ड की जगह हिटमैन फ्लावर लीव्स क्यों यूज किए? अब बॉब और नर्वस हो गया। उसे पब्लिकेशन की डेडलाइन पूरी करनी थी, इसलिए कंफर्म करने का समय ही नहीं मिला था। उसकी चुप्पी देखकर फैट आदमी ने आंसर दिया, क्योंकि फ्लावर लीव ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं। अगर तुमने खुद बनाया है तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। फिर मैंने रेशियोज पर कुछ सवाल पूछे, लेकिन उसके जवाब टालमटोल वाले थे। फिर मैंने आखिरी सवाल किया, पपीना पाउडर सस्ता और इफेक्टिव है तो इनजुमा बीटल्स क्यों यूज किए? सब लोग बॉब की चुप्पी देखकर डिस्कस करने लगे, क्या ये सच में जवाब नहीं दे सकता? असल में उसने स्टूडेंट्स के रिसर्च रिजल्ट्स को अपना बताकर क्लेम कर लिया था। बॉब का दिमाग खाली हो चुका था। आखिरी कोशिश में उसने एक्सप्लेनेशन गढ़ा। जोर से बोला, क्योंकि पापीना पाउडर हेल्यूसिनेशंस पैदा करता है, इसलिए कॉस्ट बढ़ने पर भी बीटल्स यूज करना पड़ा। लेकिन ग्रोव ने तुरंत काटा, ये वजह नहीं है। असली वजह यह है कि जब पाउडर को लंबे समय तक हीट किया जाता है, जो पोषण मेकिंग में जरूरी है, तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं और उसे खाने से पेट दर्द होता है। लेकिन बॉबिन इंसिस्ट करता रहा कि वजह हेल्यूसिनेशन है। उसी समय ग्रोव को याद आया कि जब वो रिसर्च कर रहा था तो बॉब ने उससे कहा था पाउडर के साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन हेल्यूसिनेशन का कभी जिक्र नहीं किया। उसने पूछा, तो तुमने हेल्यूसिनेशन वाली बात कहां से निकाल ली? बॉब खुद अपने ही ट्रैप में फंस गया। अब तो सबसे सिंपल स्टूडेंट को भी समझ आ गया था कि झूठ कौन बोल रहा है। सब स्टूडेंट्स उस पर चिल्लाने लगे कि वो अपने नाम के लायक नहीं है, टीचर बनने के काबिल नहीं है और उसने अपने ही स्टूडेंट्स की अचीवमेंट चुराई। ये सुनकर बॉब गुस्से से पागल हो गया और हम पर ही साजिश का आरोप लगाने लगा कि हम उसे धोखा देना चाहते हैं और कहने लगा कि वो हमें रिपोर्ट करेगा। लेकिन उसे अब तक ये समझ ही नहीं आया था कि हालात उसके खिलाफ हो चुके हैं। जैसे कहते हैं ना, कब्र देखकर ही रोना आता है, उसी तरह उसका सच सामने आने वाला था। मैंने सीधे एक ब्लैक कार्ड निकालकर कहा, अगर पॉसिबल हो तो काउंट बार्ड से कहो कि तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए जगह अरेंज करे। असल में ये तो बस एक ऑर्डिनरी शॉपिंग कार्ड था, लेकिन बून डर के मारे इसे सच मान बैठा। अब वो पैनिक में था, उसके पैर कांप रहे थे और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। ये पूरा सीन बार्ट ने देखा। उसे लगा जिसने बून जैसा काम किया है उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। बार्ट ने सोचा, ये लड़का एड्रियस रिसर्च कर रहा है, ये बात मुझे उत्साहित करती है। अगर इसे अवेकनिंग पोशन के प्रिंसिपल्स और कंपोनेंट्स समझ हैं तो साल खत्म होने से पहले शायद ये कोई नया ड्रग भी डिस्कवर कर ले। देखते हैं ये कितना ग्रो करता है। आखिरकार ये कने का बेटा है। सीन बदला। मैंने अपना वादा निभाते हुए लूसिया को खाने पर बुलाया, लेकिन वो हैरान रह गई जब मैंने एकेडमी कैफेटेरिया चुना। उसने कहा, तुम कितने स्टिंगी हो। फिर उसने सीधा खाना उठाया और अगले ही पल जल गई। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हें ग्रिल्ड मीट खाना भी नहीं आता? देखो मेरी टेक्निक, पहले पीछे से पकड़ो, फिर सॉस में डिप करो और फिर खाओ। लूसिया ने पहले कभी कैफेटेरिया का खाना टेस्ट नहीं किया था। वो मीट को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। हमारे एक्शंस को देखकर पास बैठी विवियन जेलसी से जल रही थी। उसने मुझे सीधे देखकर कहा, मुझे भी चाहिए। मैं चौंक गया। विवियन ने सीधे लूसिया के मीट की तरफ इशारा किया। क्या ये वही विवियन है जिसे सब मैड वुमन कहते थे? लगता है मैंने उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट बदल दी, लेकिन ये अच्छा ही था। थोड़ी देर बाद हम कैफेटेरिया से बाहर निकले। लूसिया ने सुझाव दिया कि मैं एक टैबलेट खरीद सकता हूं, लेकिन मेरा सारा पैसा ट्रेनिंग में खर्च हो चुका था और अब कुछ बचा नहीं था। विवियन बार बार कैफेटेरिया की मीट को याद कर रही थी और बोली, एल्फ जेंटलमैन ने मुझे सच में दिया। जब उसने सुना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो उसने कहा कि वो अपने प्राइज मनी का कुछ हिस्सा मुझे दे सकती है।
ये सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं तुम्हारे पैसे क्यों लूं और तुम मुझे बार बार एल्फ जेंटलमैन क्यों बुलाती हो, ये भी मेरी समझ से बाहर है। इतना कहकर मैंने दोनों को बाय बोला। स्लॉथ फ्रैगमेंट वाली प्रॉब्लम मुझे जल्दी सॉल्व करनी थी क्योंकि अभी मेरी एबिलिटी बहुत वीक थी। अगर दोबारा वैम्पायर जैसी पावरफुल क्रीचर्स मिल गए तो मेरे पास बचने का कोई चांस नहीं होगा। तभी कोई मेरी तरफ आया। वो करे था। आखिरकार वो लौट आया था। मैंने झुककर सैल्यूट किया और उसने कहा कि कल दोपहर उसके लैब में आना। उसका मूड अच्छा लग रहा था। मेरे लिए तो उसका लौटना परफेक्ट टाइमिंग थी। नेक्स्ट डे का सीन। अब मुझे अपने अगले प्लान के लिए एक सूटेबल वेपन चाहिए था। करें वैसे भी ये मानता था कि मेरी सारी चीजें उसी की हैं, लेकिन वो मुझसे फोर्सफुली नहीं छीनेगा। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। मैंने मुड़कर देखा तो डायना थी। उसके हाथ में एक लॉन्ग स्वॉर्ड था और वो मुझे कंफ्यूजन में देख रही थी। मैंने झुककर कहा, मैं यहाँ एक सूटेबल वेपन चुनने आया हूँ। वो हैरान हुई। एक मेज को तलवार की क्या जरूरत? मैंने कामली कहा, सेल्फ डिफेंस के लिए स्वॉर्ड होना बुरा नहीं है। फिर मेरी नजर उसके हाथ में रखे बॉक्स पर गई। उसने बताया, ये मेरे भाई का गिफ्ट है। वो कार्लोस एल्विन की बात कर रही थी, एल्विन फैमिली का एल्डेस्ट सन। वो बचपन में ही घर छोड़कर वॉरियर बनने की ट्रेनिंग के लिए निकल गया था। हम दोनों अच्छे से रहते थे, लेकिन गेम स्टार्ट होने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। अगर मुझे सही याद है तो वो अकेडमी के ईयर एंड। ये पूरा इवेंट बैबल कल्ट के अटैक की वजह से था, एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें शाका भी था, जो बैरन बोर्डलिक के इलाके से भाग निकला था। फिर मैंने पूछा, क्या कार्लोस भी ईयर एंड इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है? उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। काश हम फिर से मिल पाते। मुझे पुराने दिन बहुत याद आते हैं। डियाना मेरी तरफ देख रही थी। उसको पूरा यकीन था कि एड्रियास में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिससे वो इतना बदल गया, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही थी कि सवाल कहाँ से शुरू करे। वो खुद से बातें करने लगी, जिससे मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो वो चौंक गई और जल्दी से बोली, कुछ नहीं। फिर मैंने उससे विदा ली। जब मैं जा रहा था, वो अब भी सोच रही थी कि पूछना चाहिए या नहीं। जैसे ही उसने डिसीजन लिया, एड्रियस वहां से जा चुका था। वो बस चुप रह गई। उस वक्त मैं करे के पास जा रहा था। अटैक से पहले अभी टाइम था, इसलिए काउंटर मेजर्स बाद में सोच सकता था। शाम जल्दी आ गई। तब करे ने मुझे बताया कि उसने पूरा कॉन्टिनेंट सर्च किया, लेकिन एंजेला जैसा कोई सैंपल नहीं मिला। इसलिए उसने प्लान किया कि वो और बार बाहर जाएगा, क्योंकि वीकेंड के गैदरिंग में उसे ऐसी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। मुझे पता था यही क्रिटिकल पॉइंट था, क्योंकि अगर वो अचानक सेल्फिश होकर सब कुछ अपने पास रखना चाहता तो मेरा प्लान फेल हो जाता। उसी वक्त मैंने करे को आवाज दी, टीचर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। लेकिन करे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे जैसे इनसिग्निफिकेंट इंसान को वो सीरियसली क्यों लेता? फिर मैंने धीरे से रिवील किया कि मुझे अपोकलिप्स का एक टुकड़ा मिला है। करे का चेहरा देखकर लगा जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। उसका दिल एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन से भर गया था, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहा था। वो बोला, ऐसी बातें मत करो। ये किसी तुम्हारे जैसे इंसान को कैसे मिल सकता है? फिर मैंने घबराए हुए जैसा एक्ट किया और अपना स्टोरेज समन किया। ये चीज मेरे बस की नहीं है। अब करे बहुत नर्वस हो गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। जब मैंने स्टोरेज से स्लॉथ फ्रैगमेंट निकाला तो उसने वाइड आई से देखा और कंफर्म किया कि ये सच में अपोकलिप्स कोडेक्स का फ्रैगमेंट है। मैंने दोनों हाथों से उसे पेश किया। करे फिर भी सीधा खड़ा रहा। फिर उसने गला सूखा सा निगला और हाथ हिलाकर कहा कि इसे खुद ही रखो। ये चीज बहुत सॉट आफ्टर है। इसे कैरी करना मुश्किल होगा, लेकिन हम इसे चर्च ले जा सकते हैं और बदले में अपनी चाही हुई चीजें ले सकते हैं। जैसा मैंने सोचा था, करे सच में सेल्फ इंटरेस्ट वाला इंसान निकला। उसे कैसे लालच नहीं आता। उसी समय उसने मुझे वीकेंड गैदरिंग में अटेंड करने का इशारा किया। सीन 2 दिन बाद शिफ्ट हो गया। मैं सिटी के ईस्टर्न एज पर पहुंचा, जहां इंसानों का आना मना था। करे तो सेटल हो गया था, लेकिन गैदरिंग प्रॉब्लम थी। उसने पहले ही सबको स्लॉथ फ्रैगमेंट के बारे में नोटिफाई कर दिया था। वहां सब अनरीजनेबल लोग इकट्ठे होंगे, तो मुझे सेफ्टी मेंटेन करते हुए नेगोशिएट करना पड़ेगा। कैरन क्लियरली कैलकुलेशन कर रहा था। वो सोच रहा था कि किस तरह स्लॉथ फ्रैगमेंट को ऐसी चीजों से एक्सचेंज करे जो उसकी ग्रोथ को बूस्ट करें। उसे पूरा यकीन था कि फ्रैगमेंट उसी का है। उसने मुझे इसे पकड़ने दिया ताकि क्रिटिकल मोमेंट पर मुझे शील्ड बना सके। सच में कमाल की कैलकुलेशन थी। तभी कैरेज जोर से हिला और रुक गया। करे ने अपने स्केलेटन सोल्जर्स के थ्रू देखा कि एक आदमी ने घोड़ों को कंट्रोल कर लिया है। वो आदमी हुड हटाकर हमारी तरफ आया और बोला, तुम लोग गैदरिंग जा रहे हो ना? मुझे भी राइड दे सकते हो। लेकिन जैसे ही मैंने उसका चेहरा क्लियरली देखा, मैं शॉक रह गया। वो वही था। करे उसे बिल्कुल मना नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सरीनेटिया था, कॉन्टिनेंट के 10 सबसे स्ट्रांग लोगों में से एक। वो ऐसा इंसान था जो टैबू तोड़कर भी ट्रूथ की तलाश करता था, इसलिए लोग उसे डीमन हु चेसेस ट्रूथ कहते थे। लगता है स्लॉथ फ्रैगमेंट वाली खबर लीक हो चुकी थी। करे का चेहरा अब बहुत अनलकी दिख रहा था।